गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, चलिए, रहना भी चाहिए क्योंकि इस दौर में मैं भी आशा करता हूं कि आप सब सुरक्षित रहें। प्रार्थना करता हूं कि हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हो सब सुरक्षित हो, सब सुखी हो, सब चैन से रहें, क्योंकि अब कहा जाता है कि जग सुंदर तो हम सुंदर। चलिए आगे बात करते हैं। हम अभी तक नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था, क्वेश्चंस भी दिए थे, बच्चों ने लिखा भी। लेकिन हमारे इतने पढ़ाने के बावजूद भी कुछ बच्चों ने कुछ गलतियां की थी। तो एक मार्गदर्शक होने के नाते मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं कि उन गलतियों को सुधारा जाए। अब आपने कहां गलती की, सबसे पहले तो आप खुद को एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि हम एनालाइज करेंगे, हम तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे बाद में, कैसे, इवेलुएट करके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से खुद को इवेलुएट करो, कहां गलती हुई है, क्या लिखना चाहिए था, किस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए था। तो उसी को लेकर जो मैंने टेस्ट लिया था उस टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। क्या आंसर होना चाहिए था, कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला सवाल था उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था वो कहता था द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। अब इसको कैसे समझेंगे, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप याद करो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी किया जाता है, कौन कौन से आइटम्स की स्टडी की जाती है। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कहता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद होगा मैंने कहा था कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा जाता है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट चैप्टर अभी वही चल रहा है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ मनी जो हमारा सेकेंड यूनिट है, सेकेंड चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। जैसे ही आपने देखा कि एक से अधिक टर्म्स आ रहे हैं अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए दूसरा की बात करते हैं। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अब याद कीजिए, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, या चाहे वो नॉमिनल जीडीपी हो, एनएनपी हो, या भी कोई भी एग्रीगेट हो। याद ये रखना है कि अगर करेंट प्राइस पे अगर वैल्यूएशन होता है किसी एग्रीगेट का, किसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू अगर करंट प्राइस पे दी जाती है उसको नॉमिनल कहते हैं। और जब उसे हम लोग किस प्राइस पे, बेस प्राइस पे या रेफरेंस ईयर पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बेस प्राइस पे है, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है ये भी याद कर ले। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, नॉमिनल होगा नहीं, दूसरा रियल क्योंकि दूसरा ही मिल गया, ठीक है, रियल, इसके बाद आगे हमको नहीं देखना है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको कुछ टर्म से डिफाइन करना है, स्टॉक, डेप्रिसिएशन, रियल फ्लो। स्टॉक याद कीजिए, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल मैंने पढ़ाया था कि दोज क्वांटिटी, दोज एट्रीब्यूट्स, दोज वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, those variables which measured at a point of time, that is called stock variable, like national capital, wealth, ठीक है, money supply, these are the stock variables, ठीक है। सेकेंड नंबर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, याद कीजिए जब हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट को बताया था, क्योंकि एक एक नंबर का डेफिनेशन है तो एक नंबर के हिसाब से ही लिखना है, सिर्फ आपको यू हैव टू डिफाइन इट। डेप्रिसिएशन मींस इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है, ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू
नॉर्मल वियर एंड टीयर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, क्या है ये? डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो हम फिक्स कैपिटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या नॉर्मल वियर एंड टियर रहने के कारण या यूज होने के कारण उसकी जो वैल्यू घटती है, यही डेप्रिसिएशन। थर्ड नंबर रियल फ्लो, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो तरह के फ्लो को बताया था, एक रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from firms to households and flow of factor services from households to firms called real flow। जो एक्चुअल में फ्लो कर रहा है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, द फ्लो ऑफ factor services from households to firms and flow of goods and services from firms to households called real flow। और इसी की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू किस चीज की? फैक्टर सर्विसेज की, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेंट वर्सेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दीज आर द मॉनेटरी पेमेंट्स, जिसको हम लोग फैक्टरी पेमेंट्स कहते हैं। या गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंस होता है वो जब फ्लो करेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग फैक्टर पेमेंट, और ओवरऑल इस फ्लो को कहेंगे मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब आपको यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट करना है। आप दो तरह का कॉलम बना लेंगे, एक तरफ इंटरमीडिएट, दूसरी तरफ फाइनल। इंटरमीडिएट में आप क्या लिखोगे? तो इंटरमीडिएट में लिखोगे दीज आर द गुड्स विच आर परचेस्ड बाय वन फॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म फॉर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रीसेल पर्पस विद इन द ईयर। ठीक है, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? दोज आर द गुड्स विच आर परचेस्ड बाय कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, सेकेंड अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी होता है, जबकि फाइनल गुड्स क्या होते हैं? आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। थर्ड डिस्टिंग्विश, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट इस गुड्स पे जो खर्च किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, जबकि फाइनल गुड्स पे जो खर्च किया जाता है उसे हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि दो तरह का होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और भी करना है, ये भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स बट फाइनल गुड्स ईदर यूज्ड बाय कंज्यूमर और यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, दोनों यूज कर सकता है। कंज्यूमर यूज करता है तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो फाइनल प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। याद होगा जीडीपी एंड वेलफेयर में मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या लिमिटेशन होते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मैंने बताया था इट इज द गुड और बैड इफेक्ट किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक दूसरे पे, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरे पे क्या गुड और बैड इफेक्ट होगा, इसे हम लोग एक्सटर्नलिटी कहते हैं। अब ये निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पॉजिटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव और निगेटिव, और नीदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव होगा या सिर्फ निगेटिव होगा। ठीक है, होगा तो दोनों। ठीक है, चलिए नंबर 6 इसमें कहता है 6 कहता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए अक्सर एग्जाम में पूछता है इनकम मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस, और ये जब भी पूछता है ना तो 4 और 2 के रेशियो में पूछता है। मतलब हो सकता है 2 नंबर में ये पूछ दे, 4 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ दे, कभी कभी इसको अलग भी 4 नंबर में पूछ देता है। तो याद कीजिए क्या क्या प्रिकॉशंस थे एक्सपेंडिचर मेथड में। सबसे पहला प्रिकॉशन कहता है कि वनली
फाइनल एक्सपेंडिचर विल बी इंक्लूडेड, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंस किया जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, पहला। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड सामान की खरीद बिक्री करते हैं या उस पे जो हम एक्सपेंस करते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस साल वो बना होगा उस साल वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। थर्ड, किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो खरीदते हैं उस पे जो खर्च किया जाता है उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि दीज आर द ओनली पेपर्स, ठीक है, जिसकी ऑनरशिप वन पर्सन टू अनदर पर्सन सिर्फ ट्रांसफर होती है, अदरवाइज इसका कुछ नहीं है। उसके बाद जो ऑनर ऑक्युपाइड हाउस है, बिल्डिंग्स है, उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी, इंप्यूटेड रेंटल वैल्यू, एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू, वो इंक्लूड होगी, चाहे वो ऑनर ऑक्युपाइड हो, इट इज सिमिलर टू मार्केट वैल्यू, लेकिन बस यह एस्टिमेट होता है। अगर कोई प्रोड्यूसर ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन करता है, यानी कि खुद के लिए किसी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसमें अगर जो रिसोर्सेज यूज करता है उस रिसोर्सेज की वैल्यू को हम लोग एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो आप 4-5 लिखोगे, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, अब एक और हमारे पास सवाल है, जो अंतिम सवाल है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो इस बार के यानी कि 2020 के सीबीएसई 12 एग्जाम्स में पूछा गया था। इसीलिए मैंने जानबूझ के लिए सवाल डाल दिया था कि आप देखते हैं कि आप कहां तक कितने तैयार हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल में, ठीक है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, बस समझ का फेर है। आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा जाओ सर ये तो इतना आसान था, हम कैसे छोड़ दिए या भूल गए। चलिए 7वें सवाल पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसमें दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो जीएफसी यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, और दूसरा मिक्स्ड इनकम फ्रॉम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इनकम मेथड का पार्ट है। अब इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें आपको ये चीज देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। आपको जो कुछ भी कैलकुलेट करना है वो विद द हेल्प ऑफ एनएनपीएफसी करना है। तो एक एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, दूसरा इनकम मेथड का पार्ट है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों मेथड यूज करेंगे, एक इनकम मेथड यूज करेंगे और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, ताकि ये हमारा बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। एनएनपीएफसी आपको दिया हुआ है जो कि 7100 है, यहां ध्यान रखेंगे, यहां हम सवाल भी दिखा रहे हैं आपको। अब इसके द्वारा हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे एनडीपीएफसी। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड में एनडीपीएफसी सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। एनडीपीएफसी निकालने के लिए एनएनपीएफसी से, ठीक है, नेशनल टू डोमेस्टिक एनएफआईए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7100 माइनस 100 जो कि आपको दिया हुआ है एनएफआईए, याद देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, वो हम 100 यहां से घटा लेंगे। यहां पर आ गया हमारा एनडीपीएफसी 7000। सिंस एनडीपीएफसी इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, दैट इज द इनकम मेथड कहता है यूजिंग इनकम मेथड। हम सीओई यहां पर डाल देंगे क्योंकि सीओई हमारे पास है, देख लीजिए यहां सीओई हमारा दिया हुआ है, देखिए वेजेस एंड सैलरी, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो सीओई हमारा है यहां पर, इसी को मान लेंगे 1500। ओएस हमारा दिया हुआ है, आप प्रॉफिट देखकर भ्रम में ना पड़े, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, और एमआई तो निकालना ही है। तो 7000 इक्वल्स टू 1500 प्लस, ठीक है, 300 जो कि हमारा क्या है, 3000 होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस एमआई। अब एमआई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 3000 प्लस 1500 4500, 7000 माइनस 4500 घटाएंगे, आंसर हमारा आ गया कितना, 2500, ठीक है। तो एमआई आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, जीएफसी कैलकुलेट करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीडीपी एमपी निकालते हैं। चलिए उसके लिए हम पहले जीडीपी एमपी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एनपीएफसी। नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए और एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी। ये आपको 7100 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है
ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप देखोगे 120। उसके बाद NFI आपको 100 अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और NIT भी आपको दिया हुआ है 200। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हम पुटअप कर लिए, ठीक है, सॉल्व कर लिए। ये माइनस हो गया -300 और ये हो जाएगा आपको 72, ठीक है 20, 7220। अब 300 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा 6820। अब आपको याद है कि GDPMP अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या सीधे हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसको कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको हम लोग GDCF भी कहते हैं, और नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है PFC 300, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर G पुटअप कर लिए। इन्वेस्टमेंट हमारा दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको 1000 यूज कर लिए। और आपको नेट एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 500, तो आप यहाँ पर जोड़ोगे, ठीक है। 1000 + 500 + 300, ये आपका हो जाएगा 1800 + G, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? तो G निकालना है, तो आप क्या करोगे 6880 माइनस 1800, आप क्या करोगे यहाँ पर? ये गलत लिखा गया था, क्या घटा लेंगे? ये 0 आ जाएगा हमारा, 8 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 में से 8 गया आपका, ठीक है, 0 आ जाएगा, और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 5080 हमारा यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, आपको सिर्फ क्योंकि पिछले 1-2 सालों से ऐसे सवाल हम देख रहे हैं कि पूछ रहा है, कभी मतलब एग्रीगेट दे देता है और पार्ट्स निकालने के लिए देता है, तो हम कोशिश यही किए कि आपको ये भी समझाया जाए कि ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? आप अपनी कॉपी को खुद से लोगे, और मैंने जो बताया है, जिस ढंग से बताया, क्या उस ढंग से आपने लिखा है? एनालाइज करोगे अपने आप को, इवेलुएट करोगे सेल्फ अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, कोशिश करोगे कि कहां हमसे गलती हो गई, उन गलतियों को ढूंढो, ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में हम इन गलतियों को ना करें। नंबर कम आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते हो, ये बुरी बात है, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग ऐसा करोगे, और करो, मैं जो जैसा कह रहा हूं वैसा आप करो, तब देखो कि क्या सुधार आप में आता है, आप कैसे आगे बढ़ते हो। चलिए, तब तक इतना ही रहने देते हैं, आप इसको एनालाइज करेंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, गौरपूर्वक एनालाइज करें अपने आप को, ठीक है। ओके, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।